हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ मल्होत्रा और मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा लेक्चर 4 में इस डीप लर्निंग सीरीज के, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले 3 लेक्चर्स में जाना, जिसमें हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू डीप न्यूरल नेटवर्क से। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा परसेप्ट्रॉन को, जिसमें हमने समझा परसेप्ट्रॉन की ज़रूरत क्या है, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से आर्टिफिशियल न्यूरॉन की इंस्पिरेशन कैसी आई, परसेप्ट्रॉन वर्क कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, एंड उसके बाद हमने समझा डेरिवेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम लोग समझेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस को गाइस, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानेंगे और हम समझेंगे कि ये एक्टिवेशन फंक्शंस की न्यूरल नेटवर्क्स में ज़रूरत आई कहाँ से। तो आइए जंप करते हैं हम इस 4th लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेशन फंक्शंस की क्या ज़रूरत है और क्यों ये हमारे न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक मैजिक सॉस का काम करता है, एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को रिजॉल्व करने के लिए। तो आइए जंप करते हैं इस लेक्चर में। तो गाइस, जैसा कि हमने समझा था कि हमारे पास एक होता है परसेप्ट्रॉन। अब उस परसेप्ट्रॉन में हमने जाना कि हमारे पास कुछ इनपुट्स आएंगे, हमारे पास इसी तरीके से कुछ वेट्स भी आएंगे, और वो वाले वेट्स जो थे, जब उनका हम एक एग्रीगेट करेंगे तो उसके बाद वो जाएंगे एक एक्टिवेशन फंक्शन में। राइट गाइस, यहां पे हमारा आता था एक एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि वहां पे था एक थ्रेशोल्ड, एक स्टेप ग्राफ, जिसमें अगर हमारी एग्रीगेट इस थ्रेशोल्ड से बड़ा होता था तो आंसर आता था 1, आउटपुट होता था 1, नहीं तो आउटपुट होता था 0। तो ये बहुत ही, इसकी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, इफ़ यू गाइस रिमेंबर राइट। इसकी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी परसेप्ट्रॉन की, जिसमें हमारे पास आउटपुट में सिर्फ एक 0 और 1 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपने जाना कि हमारा परसेप्ट्रॉन एंड गेट को सॉल्व कर पाया और गेट को भी सॉल्व कर पाया, लेकिन क्या वो ज़ोर गेट को सॉल्व कर पाया था? बिल्कुल नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आ गई थी, कॉम्प्लेक्स पैटर्न था। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हमारा परसेप्ट्रॉन पकड़ नहीं पाया था इस थ्रेशोल्ड को यूज़ करके। तो क्या किया गया? परसेप्ट्रॉन हमारी बेसिक इंस्पिरेशन थी। अब परसेप्ट्रॉन हमारा, इसने बेसिकली क्या किया, प्रॉब्लम क्या है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो प्रॉब्लम आई, मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो परसेप्ट्रॉन था, वो उसमें जो ये बेसिक सा थ्रेशोल्ड फंक्शन यूज हो रहा था, दिस वाज नॉट एबल टू कैप्चर नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन, नॉन लीनियर पैटर्न्स, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न्स थे, लीनियरली सेपरेबल चीज़ें थी। कि अगर मेरे पास ये ऐसा डेटा है और अगर मैं इसको लीनियरली सेपरेट कर पा रहा हूँ आसानी से, तो परसेप्ट्रॉन कर पा रहा था। लेकिन अगर मेरे पास एक नॉन लीनियर पैटर्न था, बाउंड्री अगर मेरी ऐसी होगी, तब मेरे पास मेरा परसेप्ट्रॉन काम ना कर पाता, क्योंकि वो नॉन लीनियरिटी को समझने में अच्छा नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया न्यूरल नेटवर्क्स में परसेप्ट्रॉन्स के इस आर्किटेक्चर में बेसिकली
एक मैजिक, और उस मैजिक को बोलते थे हम एक्टिवेशन फंक्शंस। और ये एक्टिवेशन फंक्शंस थे सीक्रेट सॉस हमारे न्यूरल नेटवर्क्स की एक्यूरेसी को, प्रिसिजन को और उसके लॉस को बेसिकली बहुत मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इस एक्टिवेशन फंक्शन ने नॉन लिनियरिटी को समझने में हमारे न्यूरल नेटवर्क्स की बहुत हेल्प करी। तो गाइस, हम लोग इससे ये समझे कि एक्टिवेशन फंक्शन जो था उसने हमारे को नॉन लिनियरिटी समझने में हेल्प कर दी परसेप्ट्रॉन में, न्यूरल नेटवर्क्स में बेसिकली। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के, जिन्होंने हमको इस चीज़ को समझने में हेल्प करा। गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब जो ये एक्टिवेशन फंक्शंस आए थे इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें एक्टिवेशन फंक्शंस के एग्जाम्पल्स की, तो वो स्टार्ट हो जाता है सिग्मॉइड, रेलू जिसको कहते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। गाइस, हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैसे नॉन लीनियर है और ये कैसे हेल्प करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। और इसके बाद जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन पढ़ेंगे, आप इसको पूरा अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे। थर्ड हमारे पास आता है लीकी रेलो, जो कि एक रेलो की एक कमजोरी को हमारे को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। चौथा हमारे पास आ जाता है टैन-एच, जिसको कहते हैं हम हाइपरबोलिक टेंजेंट। ये हो गया हमारा हाइपरबोलिक टेंजेंट। फिर हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट मैक्स। ऐसे ही हमारे पास है पैरामीट्रिक रेलू करके। लेकिन ये हमारे मेन कुछ फंक्शंस हैं, मेन एक्टिवेशन फंक्शंस, जो कि बहुत हद तक सब कुछ हमारे पास सारे नॉन लिनियरिटीज हमारे को ऐड करते हैं। दीज आर द मेन एक्टिवेशन फंक्शंस, मेन एंड मोस्टली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन। अब अगर हम इनको समझ गए कि ये कैसे दिखते हैं और इनके डेरिवेटिव्स कैसे दिखते हैं, तो हम लोग एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि ये हमको कैसे हेल्प कर रहे हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में। अब होता क्या है गाइस, कि जैसे कि हमारे पास हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास है सिग्मॉइड या रेलू या लीकी रेलू या हाइपरबोलिक टेंजेंट या सॉफ्ट मैक्स या पैरामीट्रिक रेलू, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि इन दी एंड ये एक हमारे पास फंक्शन है। अगर जब हम बात करेंगे इनकी आगे जाके, जब मैं आपको इनके फॉर्मूले बताऊंगा, तो आप समझेंगे कि एक बेसिक सा फंक्शन है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता, कोई भी एक्टिवेशन, जो भी एक्टिवेशन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है प्रेडिक्शन लाने के लिए। अब क्या वो बैक प्रोपगेशन के लिए सही है या नहीं, जो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में, अभी आप इसको भूल जाइए कि बैक प्रोपगेशन होता क्या है, बट क्या ये न्यूरल नेटवर्क्स के लिए सही है या नहीं, वो बात अलग की है। तो फिर अगर वो सही नहीं है तो एरर आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक्टिवेशन फंक्शन में कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो कि हमको रिजल्ट देगा, चाहे आप वो मॉड ऑफ एक्स यूज़ करिए, चाहे वो आप कुछ और यूज़ करिए, चाहे वो आप साइन एक्स यूज़ करिए, चाहे वो आप कॉस एक्स यूज़ करिए, ये सारे आप एक्टिवेशन फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये है इंडिपेंडेंस जो देता है आपको न्यूरल नेटवर्क्स, कि आप इस न्यूरल नेटवर्क में कोई भी तरीके की नॉन लिनियरिटी ऐड कर सकते हैं। अब इसके थ्रू क्या हुआ गाइस, जैसे कि हमारे पास, अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत बेसिक सी है। सपोज करिए हमारे पास, हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे कि ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है
और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, ये है 1 कैटेगरी और दूसरा मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं। अब इन दी एंड आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा लीनियरली सेपरेशन होती है वो बहुत इजीली बन पा रही है, राइट? वो बहुत इजीली बन पा रही है इस एग्जाम्पल के लिए। एक सेकेंड, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इजीली लीनियरली सेपरेट हो गया ये डेटा। लेकिन ये चीज़ क्या हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल है, क्या हमारे पास रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन होगा? आर वी लिविंग इन सच अ वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ लीनियरली सेपरेबल होता है, इतना इजीली डिस्टिंग्विश किया जाता है? नहीं, राइट? इतना अगर आइडियल वर्ल्ड होता तो हमारे को कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ पता लग रहा होता हमको। एक्चुअल में जब हम डेटा देखते हैं, ना ही हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, ना ही हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, राइट? एंड हमारे को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल लीनियरिटी हमेशा नहीं चलती। दिस इज नॉन लीनियर टाइप ऑफ अ वर्ल्ड। वी हैव मल्टीपल फीचर्स जिनकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो अफेक्ट होगा। तो अगर मैं एक्चुअल यूज केस देख रहा हूं, अगर मैं कुछ एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज केस देख रहा हूं, तो जनरली अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है चीज, तो जनरली क्या होगा? तो जनरली मेरे पास जो डेटा होगा मेरा, वो मेरा कुछ ऐसा सा ही होगा। और ये भी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा बना रहा हूं गाइस, हो सकता है इससे भी कॉम्प्लेक्स हो। और अगर मेरी 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगी तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब जब ये सिनारियो है, अगर ये सिनारियो है, सपोज करिए, सिर्फ आप इन दोनों को कंसिडर करिए अभी, तो क्या आपके पास इससे कुछ हो पाएगा सॉल्व? लीनियरली सेपरेशन से अगर मैं बिल्कुल मोस्ट ऑप्टिमाइज लीनियर सेपरेशन में बनाकर देखूं, तो क्या लीनियरली सेपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन केसेस में आपको नॉन लीनियरिटी चाहिए। और वो नॉन लीनियरिटी कैसे सॉल्व करेगी इन प्रॉब्लम्स को? वो नॉन लीनियरिटी हमारे ये एक्टिवेशन फंक्शंस, हमारे और ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें, और जो हम आगे चलेंगे जिससे वो ऑप्टिमाइज होगा या ट्रेन होगा, हमारे पास ऐसे सेपरेशंस भी बन सकती हैं। ये क्योंकि होंगी छोटी छोटी लाइंस, जिनको हम स्प्लाइंस के नाम से बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली क्या है, हम छोटे छोटी तरीके से एक स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं, जिसके थ्रू बहुत छोटी लेंथ की, जिसके थ्रू हम लोग एक नॉन लीनियर कर्वेचर को कंप्लीट कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि क्या हमारे को ये कैटेगरी में आना है या उस कैटेगरी में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर पाथ नहीं हमने चूज किया। तो ये हेल्प हुई हमारी एक्टिवेशन फंक्शन से। तो एक्टिवेशन फंक्शंस को एक एक करके समझने से पहले हमारे को ये समझना जरूरी है कि एक्टिवेशन फंक्शंस की जरूरत क्या है, ये काम क्या कर रहे हैं। ये नॉन लीनियरिटी ऐड कर रहे हैं, और कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन हो सकता है जब तक कि वो डिफरेंशिएबल हो और जब तक कि वो ओवरफ्लो ना कर जाए। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन समझेंगे, न्यूरल नेटवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे। बट ये है एक्टिवेशन फंक्शंस का मतलब। तो आइए डिस्कस करें अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस को, और जानते हैं उनके पीछे की मैथमेटिक्स को और वो कैसे दिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन से, जिसका नाम होगा सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन दिखता कैसा है, इस फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। सो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन,
मैथमेटिकली इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर -x। यहां पे हमारा x रेंज करता है बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी और हमारा सिग्मॉइड ऑफ x रेंज करता है 0 to 1। ये है हमारे सिग्मॉइड फंक्शन के मैथमेटिकल पैरामीटर्स। ये बहुत सिंपली गाइस हमारे पास एक सिग्मॉइड फंक्शन आ जाता है और अभी हम लोग इसको पाइथन में जाकर देखेंगे भी कि ये कैसा दिखता है, कि इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेसिकली अगर हमने अभी सिग्मॉइड फंक्शन तो देख लिया, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा 0.5, ये 1 और ये 0, ये -∞ और ये +∞। तो हमारे पास हमारा सिग्मॉइड ऑफ x जो है, अगर हम इसको y मान लें तो ये y जो है, y हमारा रेंज कर रहा है बिटवीन 0 and 1 और हमारा x जो है वो रेंज कर रहा है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये अगर आप सोचेंगे इस, तो आपको ये एक तरह से, सिर्फ हम लोग इसको इस तरीके से नहीं सोचेंगे क्योंकि ये और भी चीज़ों में हमारे को हेल्प करता है, मल्टी डायमेंशनल वे अपनी थिंकिंग रखेंगे। बट एक तरीके से आप अगर अभी इसको लीनियरली सोचें कि आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आपको एक आउटपुट देगा 0 से 1 के बीच में, जो कि एक हमारे प्रोबेबिलिटी का भी रेंज होता है। तो अगर मैं देखना चाहूं कि क्या ये कस्टमर फ्रॉड करेगा या नहीं, और मेरा न्यूरल नेटवर्क सिग्मॉइड फंक्शन लगाने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगता है सिग्मॉइड, यहाँ पे अगर सिग्मॉइड लगा हुआ है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट। अगर वो इसके बाद मुझे बता रहा है कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है और अगर मेरी थ्रेशोल्ड उससे ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि 95% चांस है कि ये कस्टमर फ्रॉडुलेंट होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0 से 1 के बीच में। तो ये हमको इस केसेस में हेल्प करेगा, राइट। हमारे को अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन केसेस होंगे तो हमारे को सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन काफ़ी हेल्प करेगा। और आपने ये चीज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखी है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन पढ़ा है, हम सिग्मॉइड पढ़ा है हमने वहाँ पे कि उसका कर्व कैसा है, वो कैसे यूज़ होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं लॉग ऑफ ऑड से, राइट। ये कैसे डेरिवेशन होती है इसकी पूरी, ये सब हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया है पहले। तो इस चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे इसको की जा सकती है। अब हम लोग ये समझ गए गाइस, राइट, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन कैसा दिखता है और ये बेसिकली क्या लाएगा मेरे रिजल्ट को, कैसा दिखाएगा। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी तो उसको वो इस नॉन लीनियर आर्किटेक्चर में कैसे चेंज करेगा, क्योंकि अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन थी तो इसको नॉन लीनियर में कैसे चेंज करेगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ जो कि होगा इस सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे गाइस, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे कि डेरिवेटिव की हमको क्या ज़रूरत है। वो हम समझेंगे जब हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन करेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो भी हम हर एक एक्टिवेशन फंक्शन का वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड the derivative of every activation function
बिकॉज जो हमारे पास ये डेरिवेटिव होगा, ये जो डेरिवेटिव होगा ये हेल्प करता है हमको, हमारे न्यूरल नेटवर्क मॉडल को, हेल्प्स आवर न्यूरल नेटवर्क मॉडल टू ऑप्टिमाइज टू ऑप्टिमाइज। हम लोगों ने पहले इस चीज को लिखने से पहले इसको भी ब्लैंक रखते हैं गाइस। टू ऑप्टिमाइज डैश फॉर आवर न्यूरल नेटवर्क। अब एक चीज याद करते हैं गाइस, एक चीज याद करते हैं जो कि हमने परसेप्ट्रॉन में करी थी। परसेप्ट्रॉन में जब हम लोगों ने परसेप्ट्रॉन पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज़ करी थी परसेप्ट्रॉन में। जब हमने एंड गेट का एग्जाम्पल लिया था तो हमने ट्राई किया था कि हम लोग, जब हमारा कोई केस है, जब हमारा परसेप्ट्रॉन सही रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम कुछ चीज़ को अपडेट करते थे एक फॉर्मूला से, जो कि था, अगर आपको याद हो, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस आपका टारगेट माइनस प्रिडिक्शन, यहाँ पे लर्निंग रेट आता था और यहाँ पे एक्स आता था, राइट। यहाँ पे हम कर रहे थे वेट अपडेशन। अब न्यूरल नेटवर्क्स, जैसा कि हमने कहा कि है तो परसेप्ट्रॉन का ही बड़ा रूप, एक और कॉम्प्लेक्स रूप, तो वहाँ पे भी हम लोग वेट ऑप्टिमाइज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग वेट अपडेशन या ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। और हम लोग जब अपना कॉम्प्लेक्स पूरा ANNs की बात भी करेंगे या किसी भी न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, तब भी हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं हमारे को हमारे वेट्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेंगे। हम ये पूरा अच्छी तरह से समझेंगे भी बैकवर्ड प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन वाली क्लासेस में। हम लोग समझेंगे कि ये कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है और ये एक्टिवेशन फंक्शन की उसमें ज़रूरत क्या आ रही है, मतलब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो समझेंगे हम। तो लेट अस पार्क दैट थॉट इन आवर माइंड फॉर नाउ, बिकॉज वो हम लोग टच करेंगे वापस से कॉन्सेप्ट और उसको डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए समझना ये ज़रूरी है कि एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत इसीलिए हमको, डेरिवेटिव्स एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के आगे यूज़ आएगा, क्योंकि ये वेट अपडेशन में काम आते हैं। तो अब सिग्मॉइड फंक्शन समझने के बाद हम समझ लेते हैं सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे दिखेगा। अब सिग्मॉइड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, सिग्मा ऑफ एक्स हमने लिख लिया है इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है गाइस, तो इसका डेरिवेटिव, जैसे हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर 3 में एक पावर रूल और एक प्रोडक्ट रूल कर लिया है, राइट गाइस। ऐसे ही यहाँ पे एक U/V रूल भी होता है, जो डिवाइड रूल भी कह सकते हैं जिसको, जो कि होता है, अगर आपको U/V, ये आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो U/V का डेरिवेटिव जब हम लोग लेते हैं तो हम कुछ नहीं करते, ये होता है U डैश इंटू V माइनस U इंटू V डैश डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। तो इस ही तरीके से जैसे आपने प्रोडक्ट रूल में अगर करा था U/V डैश, वो होता था U डैश V प्लस U/V डैश, है ना। तो यही चीज़ है आपका डिवीजन रूल। अब इस डिवीजन रूल को आप यहाँ पे यूज़ करोगे और जब आप यूज़ करोगे तो आपके पास सिग्मा डैश एक्स, जो कि सिग्मॉइड का डेरिवेटिव, आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ एक्स। ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव। ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि आप ग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझेंगे गाइस ये सब चीज़ें। ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ये आप ग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। ओके गाइस, तो अब अगर हम लोग इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर समझना चाहें तो उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा ऐसा।
आप गेस करिए गाइस, इसका मैक्सिमम क्या आ जा सकता है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है। x इंटू वाई हो रहा है एक तरह से, सिग्मा ऑफ x, तो ये 0 to 1 के बीच में रह सकता है, और ये भी 0 to 1 के बीच में ही रह सकता है, क्योंकि ये 1 माइनस सिग्मा ऑफ x है, राइट। तो ये भी 0 to 1 के बीच में ही रह सकता है। अगर आप इसको लीनियरली सोचेंगे तो आप गलत आंसर देंगे, तो इसको ध्यान से सोचिएगा गाइस। अगर हम कहें कि हमारे पास ऐसे किसी फंक्शन का आउटपुट ऐसा आएगा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी रहेगी 0.25 मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन मैक्सिमम तब जाएगा जो हमारा सिग्मा ऑफ एक्स भी 0.5 है और वाई माइनस सिग्मा एक्स भी 0.5 है। तो ये पुश करता है, ये 0.25 हमारे पास ये रहेगा। तो ये जब हमारे पास तब ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव इस चीज़ का बड़ा आएगा, यहाँ पे ये 0.25 होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड ऐसा दिखता है। आई होप दैट्स क्लियर गाइस, डेरिवेटिव ऐसे दिखता है। अब एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग जब डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं तो अगर डेरिवेटिव ज़्यादा है, मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है एक तरीके से कि वो हमारे को वेट अपडेट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर ये वाला नंबर सपोज़ करिए बहुत कम हो, तो फिर ये वाली वैल्यू कभी ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती। तो एक तरह से वही कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे जैसे मेरे पास ये नंबर दोनों डायरेक्शंस में जाता रहेगा, तो वैसे ही ये हमारे पास नंबर जो है वैसे ही 0.25 मैक्सिमम वो और कम होता रहेगा। तो ये हो गई हमारे पास सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की बात, जिसमें अब हम लोगों ने समझ लिया है कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, उसकी रेंजेस क्या हैं, वो दिखता कैसे है। बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए वो हेल्प कर देता है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली दिखा देता है एक तरीके से। एंड फिर हम समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव हमको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे को वेट्स अपडेशन में न्यूरल नेटवर्क में अभी आगे हेल्प करेगा, जो हम समझेंगे। एंड हम लोगों ने फिर जाना कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा दिखता है। हमने जाना कि उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.25 एंड वो दोनों साइड से बाकी कम होता रहेगा उसके बाद। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड योर सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो अब चलते हैं गाइस सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन पे। सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि होने वाला है हमारा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या फिर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। तो गाइस रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट तो बहुत ही सिंपल आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसको हम समझते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि ये होगा हमारा मैक्स ऑफ x या 0, दैट इज इट। अब यहां पे आपका x जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, और आपका रेलू जो है वो बिलोंग करेगा, आउटपुट बिलोंग करेगा 0 या फिर x, जो कि इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। राइट गाइस, तो इस चीज से आपके पास आ गया रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का एक्टिवेशन का मैथमेटिकल फंक्शन। हम इसे समझ लेते हैं रेलू कहां से आया। अब इसका एक बार ग्राफ बना कर देख लेते हैं, जिससे हमको और क्लैरिटी आ जाएगा। एंड जब हम लोग कोड पे जाएंगे तब तो हमारे को बिल्कुल क्लियर ये सारी चीज़ें होने ही वाली हैं। तो दैट विल बी अगेन अ केक वॉक फॉर अस। उसके बाद तो अभी हमारे पास सपोज करिए कि ये रहा हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हमारा,
अब मुझको अगर रेलू को डिफाइन करना है तो रेलू लगेगा कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा स्ट्रेट, एंड जैसे ही, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, तो तब तक ये ज़ीरो रहेगा, एंड जैसे ही आया तो ये स्लोप 1 के साथ ये x की वैल्यू पे चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की तरह। राइट गाइस, ये हो गया हमारे पास हमारा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या फिर रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन। अब इसमें आप एक ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमारी वैल्यू नेगेटिव हुई, हमारा रेलू तो डेड हो गया। जब वैल्यू ही ज़ीरो हो गई तो रेलू तो डेड हो गया। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव भी लूँगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव तो हमको पता है 1 है, और ये तो ज़ीरो तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या है डेरिवेटिव? ज़ीरो, राइट? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? रेलू का डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो रेलू का डेरिवेटिव होगा, का डेरिवेटिव ऐसा कुछ दिखेगा हमारे को। लेट्स से दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन अगेन। अब मेरा रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन आएगा इस तरीके से, यहाँ पे रहेगा 0, ये 1 है सपोज करो, ये इसके बाद हमारे पास ये 1 शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास रेलू का डेरिवेटिव आ गया। और बहुत सिंपली हम इसको समझ भी सकते हैं, हमने देखा भी कि ये इसका डेरिवेटिव होगा बिकॉज ये कांस्टेंट और ये y इक्वल टू एक्स है, राइट? अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे पास रेलू में कुछ, इसमें एक फ़ायदा भी है कि हमारे पास ये नहीं है कि बिल्कुल ही अगर मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, राइट? कि सैचुरेशन नहीं हो रही इसमें। एंड ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डेड रेलू हो रहा है। ये हमको प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स पता होने चाहिए गाइस, हम इनको डिस्कस डिटेल में करेंगे अभी कोड में, बट हमको कुछ प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस दिख रहे हैं कि ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ गुड थिंग, बट ये यहाँ पूरा ही ज़ीरो रह रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे अपने थर्ड एक्टिवेशन फंक्शन की, जिसका नाम होगा लीकी रेलू। अब ये जो लीकी रेलू है गाइस, ये एक हमारे पास स्पेशल केस है हमारे पैरामीट्रिक रेलू का, स्पेशल केस है। अब ये जो स्पेशल केस है पैरामीट्रिक रेलू का, बेसिकली इसमें हम पैरामीट्रिक रेलू में हमारे पास जो हमारा यहाँ पे एक पैरामीटर होता है वो लर्न किया जाता है, वो लर्न किया जाता है जैसे कि हमारे वेट्स लर्न किए जाते हैं। ये हम समझेंगे बैक प्रोपगेशन में कि लर्न कैसे कोई चीज़ करी जाती है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। बट अभी हम समझते हैं लीकी रेलू को। तो लीकी रेलू एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग अपने रेलू में जो एक प्रॉब्लम थी, डेड रेलू की जो प्रॉब्लम थी, डेड न्यूरॉन की जो प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं गाइस? बहुत ही सिंपली, हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स तो होगा, बट यहाँ पे हमको एक छोटी सी वैल्यू चाहिए जो कि एक अल्फा एक्स तरीके की लाइन होगी, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी, यहाँ y इक्वल टू अल्फा एक्स वाली लाइन होगी। अब ये हमारे को, ये अल्फा जो है ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। अब एक पॉइंट, अगर हमारे पास ये अल्फा जो है, अगर ये मेरे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू है 0.01, तो हो जाएगा ये मेरा लीकी रेलू। लेकिन अगर ये मेरे पास और कोई वैल्यू है, जनरली जो अल्फा वैल्यू है वो 0 और 0.01 और 0.1 की बिल्कुल बीच में ही रहती है। अगर ये अल्फा वैल्यू किसी और नंबर पे फिक्स कर दी होती है 0.01 के अलावा, अदर देन 0.01, तो हो जाता है ये रैंडमाइज्ड रेलू, रैंडमाइज्ड रेलू। और जब हमारे पास ये जो अल्फा पैरामीटर है ये लर्नेबल हो, तब ये हमारे पास केस हो जाता है हमारे पैरामीट्रिक रेलू का, राइट? तो यहां पे अगर हम इसको वापस से समझें कि हमारे पास जो ये लीकी रेलू है,
इसमें हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, हमारे पास ये फंक्शन जैसा कि रेलू में था बहुत सिमिलर सा होगा कि मैक्स ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो नहीं होगा। अगर मेरे पास x ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये मेरे पास होगा x वाली वैल्यू इसकी, लेकिन अगर ये x से लेस दैन ज़ीरो है तो मेरे पास ये होगा अल्फ़ा x। और यहाँ पे लीकी रेलू में का क्या होगा मेरे पास गाइस, अल्फ़ा होगा 0.01, राइट। तो ये हो गया मेरे पास लीकी रेलू। जब मेरे पास कुछ अदर दैन 0.01 है तो वो हो गया रैंडमाइज रेलू। हम लोग कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। और अगर ये लर्नेबल है तो ये हो गया पैरामीट्रिक रेलू। अब लीकी रेलू का क्या होगा हमारे पास ग्रेडियंट गाइस, हमारे पास लीकी रेलू का ग्रेडियंट अगर हम इसको देखें यहाँ पे, लीकी रेलू का ग्रेडियंट होगा हमारे पास बहुत ही सिंपली, जब वो x से नीचे है, जब वो x से लेस देन ज़ीरो है, तब अगर ये 0.01 वैल्यू है तो ये होगा ऐसे, ताकि जब वो बैकवर्ड प्रोपगेशन जा रहा है तो न्यूरॉन डेड ना हो, नहीं तो वो जैसा हमारा रेलू में होता है 1 बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे 0 होने के बजाय लीकी रेलू में ये 0.01 होगा, रैंडमाइज रेलू में ये कोई और वैल्यू भी हो सकती है 0.1 तक, और पैरामीट्रिक रेलू में वो अल्फा लर्न किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये 0.01x होगा, एंड इसीलिए जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो होगा वो 1, और इसका लेंगे तो अल्फा, और अल्फा जब लीकी रेलू है तो 0.01 होगा। तो इससे गाइस हम समझ लेते हैं लीकी रेलू क्या होता है और लीकी रेलू के बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं होगी, डेड रेलू वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हमने इसको समझते हुए ये दो और छोटे कॉन्सेप्ट समझे जो कि थे रैंडमाइज्ड और पैरामीट्रिक रेलू। तो इससे आइए चलते हैं अब नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि होगा हमारे पास हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन। तो अब आइए चलिए बात करते हैं हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन की। हमारे पास जो अब हमारा सिग्मोइड रेलू और लीकी रेलू के बाद, जिसमें हमने पैरामीट्रिक रेलू को भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद आ रहा है हमारा tan h, जो कि हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं जिसको हम। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ एक्टिवेशन फंक्शन की, जो कि है हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन। अब पहले सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, हम जान लेते हैं कि हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो tan h का अगर हम x करते हैं तो वो क्या होगा, बहुत ही सिंपली e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन सेम चीज लिखेंगे गाइस, e की पावर x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी e की पावर माइनस x, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस साइन होगा। ये होगा हमारा tan h ऑफ x, tan h ऑफ x, इसका फॉर्मूला। अब tan h ऑफ x जो है हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमारा दिखता कैसा है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो क्या मुझको ग्राफ जो दिखेगा वो सिग्मोइड जैसा दिखेगा या कुछ और दिखेगा। तो अगर मैं अभी इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, और ये लेट से -1 है और ये यहाँ पे +1 है, तो मेरे पास मेरा हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जो कि रेंज देगा हमारी, पहले x की रेंज होगी यहाँ पे -∞ से ∞, और हमारे tan h ऑफ x की रेंज होगी -1 से 1 तक। हमारे tan h ऑफ x की रेंज होगी -1 से 1 तक। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है गाइस, हमारे पास सिग्मोइड में एक्टिवेशन फंक्शन की रेंज आ रही थी, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की रेंज आ रही थी 0 से 1 के बीच में, वो भी इसी S कर्व का था। लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप कर्व आ गया है हमारे पास। अब ये जो स्टीप कर्व है, अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूँ, ये सिग्मोइड हो गया, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ tan h,
ये हो गया मेरा -1 से 1। ये स्टीप कर्व है, ये स्टीप इतना नहीं है, ये है मेरा पास फंक्शन उसका। और एक बार अगर मैं अब डेरिवेटिव भी लिख लूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अपना डेरिवेटिव भी लिख लूँ, तो डेरिवेटिव जो था इसका वो रेंज कर रहा था 0.25 तक, ये 0.25 तक जा रहा था। इसका जो डेरिवेटिव होगा गाइस, इसका डेरिवेटिव भी इसी शेप का होगा, लेकिन वो ज़्यादा आपको रेंज दे सकेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 0.25 तक नहीं, वो 1 तक जाएगा। क्योंकि अगर मैं tan h x का डेरिवेटिव लूँ वो आ जाएगा 1 माइनस tan h का होल स्क्वायर। तो अब क्या हुआ गाइस, इससे tan h स्क्वायर जो है हमारे पास, अगर ये 0 हुआ तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव 1 तक जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन आ गई है यहाँ पे कि जब मेरे पास सिग्मोइड है तब ये सिनेरियो रहेगा, लेकिन जब मेरे पास tan h है तो ये 1 तक जा सकता है, जो कि ज़्यादा रेंज देता है, ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकता है 0 से 1 के बीच में। तो ये 0 से 1 के बीच में रेंज आ गई और ये 0 से 0.25 के बीच में रेंज आ गई। ये फ़र्क है एक और सिग्मोइड और tan h का। अंडरस्टूड गाइस? राइट? इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट एंड फाइनल एक्टिवेशन, कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस पे, और समझते हैं वो हमारे को कैसे हेल्प कर सकता है और किन केसेस में, किन सिनेरियोज में हेल्प कर सकता है। अब हम बात करेंगे गाइस अपने फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन की, जो कि होगा सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। फोकस ऑन द वर्ड्स मैक्स एंड देन सॉफ्ट। ओके, अब जैसे आपके पास जो सिग्मोइड फंक्शन है, एक बार हम लोग इसका एक बहुत छोटा सा एक ट्वीक जो है वो, जो कि हार्ड सिग्मोइड कहते हैं जिसको, वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेसिकली आपके पास एक हार्ड कट ऑफ होती है जिसमें यही मिलेगा। ये सॉफ्ट मैक्स है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, जिसमें मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे कि आप बताएं कि क्या ये जो आपके पास इमेज है, क्या ये रोज़ की है या फिर लोटस की है या फिर मेरी की है या फिर ट्यूलिप की है। ये जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो गई 0 1 2 3, राइट, ये तब ज़्यादा यूज़ होता है, तब यूज़ होता है ये बेसिकली। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं, ऐसा है कुछ, तो ये सिग्मोइड का तरीके से भी इसको यूज़ किया है, तो ये सिग्मोइड बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है गाइस? वेरी इंटरेस्टिंग। सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूला है एस ऑफ एक्स जे का फॉर्मूला है e⁻x j अपॉन समेशन ऑफ k रेंजिंग फ्रॉम 1 to k, और यहां पे आएगा e⁻x ऑफ k। बेसिकली अगर मेरे पास k की वैल्यू, अगर मेरे पास k की वैल्यू 1 है तो ये बेसिकली e⁻x और e⁻x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मेरे पास k की वैल्यू 2 है गाइस, और अगर मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन y इक्वल टू 0 या फिर x व्हेन x इज गिवन, तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा आउटपुट गाइस? अगर मैं कुछ भी इस तरीके से एक कंडीशन निकालूं, वो आएगा, मैं इसको भी 1 कर लेता हूं, तो मेरे पास वो आएगा e⁻x ऑफ 1, बेसिकली ये जो भी है, अपॉन, अगर मैं यहाँ पे समेशन करूँ e⁻x 1 प्लस e⁻x 2, ये मेरे पास कंडीशन आएगी। अब अगर मैं e⁻x 1 से डिवाइड कर दूँ दोनों जगह, तो हो जाएगा 1 अपॉन ये भी 1 प्लस e⁻x 2 माइनस ऑफ x1।
राइट गाइस, एक तरीके से मैं इसको मैं माइनस अगर बाहर ले जाऊं, यहाँ पे x1 प्लस x2 कर दूं, x1 माइनस x2 कर दूं, तो क्या ये मेरा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की एक रूप ले रहा है? तो इस तरीके से जब k इक्वल टू 2 है तो मेरे पास सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन भी सैटिस्फाई हो रहा है, राइट? तो जब मेरे पास दो हैं या ऐसा है तो मेरे पास सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की तरह से ये हो जाएगा। एंड जब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है, व्हेन आई हैव मल्टीपल क्लासेस, तब मेरे पास ये पहले यहाँ पे करेगा x ऑफ 1 करेगा, और यहाँ पे ये x ऑफ 1 प्लस e ऑफ x ऑफ 2 प्लस e ऑफ x ऑफ 3, जो भी मेरे पास होगा ये पहले केस की प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरे केस की यहाँ पे उसकी अलग से निकलेगी, और ऐसे ही तीसरे की अलग से निकलेगी। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं हर एक डिफरेंट क्लासेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा। तो ये कैसे चलता है गाइस? इसमें क्या होता है, मेरे पास सपोज करो, जब मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ऊपर कि मेरे पास रोज़ है, ट्यूलिप है, लोटस है, मेरी है, लिली है, ये कुछ फ्लावर्स है मेरे पास। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है कि एक फ़ोटो से कि ये फ़ोटो जो है ये किस फ्लावर की है। तो मेरे पास आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा, हमको दिख रहा है जैसे सपोज करो ये रोज़ है तो आएगा 0.7 इसकी प्रोबेबिलिटी, 0 अगला होगा 0.1, फिर ये 0.05, ये भी 0.05, ये भी 0.1। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि मैं 70% श्योर हूँ, कि मैं 70% श्योर हूँ कि ये रोज़ है, 10% ट्यूलिप भी हो सकता है, 5% लोटस भी, 5% मेरी भी, एंड 10% लिली भी। तो ये आप जब इनको सम करोगे तो ये आएगा 100%। तो इसने आपको हर एक क्लास की, फॉर एवरी क्लास, प्रोबेबिलिटी इसने आपको दे दी। जैसे आपको सिग्मॉइड में होता है, सिग्मॉइड में क्या है, सिर्फ दो क्लासेस हैं, तो अगर क्लास ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो क्लास बी की 1 माइनस 0.6 ही होगी। बट यहाँ पे जब मल्टीपल क्लासेस आती हैं तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन हमारे को इस चीज़ में इतने अच्छे तरीके से हेल्प कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन गाइस। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि ये मल्टी क्लास में हमको हेल्प करता है, और ये बिल्कुल सिग्मॉइड जैसा ही हमको हेल्प करता है, उसी तरीके से वैसा ही इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर रहता है, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ये वेट्स को अपडेट करने में हमको हेल्प करता है। इट्स जस्ट दैट ये मल्टी क्लासिफिकेशन में हो जाता है क्योंकि मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हमको देता है। तो अब हम लोगों ने काफ़ी एक्टिवेशन फंक्शन समझ लिए गाइस, काफ़ी क्या सारे ही कॉमनली यूज एक्टिवेशन फंक्शन समझ लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिग्मॉइड, रेलू, लीकी रेलू, हमने बात करी पैरामीट्रिक रेलू की थोड़ी सी बिल्कुल, जिसमें हमने बोला कि बस लीकी रेलू जो है वो पैरामीट्रिक रेलू का ही एक केस है, जिसमें जो अल्फा होता है वो एक लर्नेबल पैरामीटर होता है। इसके बारे में हम बाकी आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमने जाना सॉफ्टमैक्स के बारे में भी और टैनएच के बारे में भी, राइट गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोड के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे उसको विजुअली कि कोड के थ्रू ये इनके डेरिवेटिव्स और ये फंक्शंस कैसे दिखते हैं, और थोड़े से इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स जंप ऑन टू द कोड एंड जानते हैं इन एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो आइए गाइस अब बात करते हैं अपने एक्टिवेशन फंक्शंस की, और सबसे पहले समझते हैं नॉन लिनियरिटी का कंसेप्ट। जो हमने बोला था कि अगर एक हमारे पास सिंपल सी लाइन है, सपोज करिए हमारे पास सिंपल सी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b ऐसे करके कुछ, तो वो कैसी दिखेगी। और अगर मैंने इसमें सिग्मॉइड लगा दिया, और सिग्मॉइड में मैंने ये, अगर मेरे पास y है तो इसमें मैंने ये y डाल दिया, और ऐसे ही अगर मैंने रेलू लगा दिया तो इसमें ये y डाल दिया, तो क्या ये नॉन लीनियरिटी को समझ पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा कोड लिखा, जिसमें मैंने कुछ अपना नंबर मैटप्लॉटलिब वाले पैकेजेस को इंपोर्ट किया, वेट और बायस थोड़े से डिफाइन करे, मैंने y बनाया, एंड फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले
y को प्लॉट किया, इसको अलग से अगर मैं आपको प्लॉट कर दिखाऊं तो पहले मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन प्लॉट करी और ये आगे मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मैंने इसको सिग्मॉइड में फिक्स कर दिया। सिग्मॉइड में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा 1/1 प्लस NP डॉट एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -x, बेसिकली 1/1 प्लस e टू पावर -x। इसको मैंने प्लॉट कर दिया वापस से। और अब आप देखिए ये वाली सेम लाइन में नॉन लिनियरिटी ऐड हो गई, तो इसको अगर सिग्मॉइड में डाल दूंगा तो मेरे पास ये आ गया। ऐसे ही अगर मैंने रेलू को करा तो मेरे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेलू एक्टिवेशन फंक्शन बन गया। राइट गाइस, तो इस तरीके से मेरे पास ये तीनों के तीनों एक्टिवेशन फंक्शंस आ जाएंगे। बेसिकली नॉन लीनियरिटी को समझ लेंगे। ये था मेरी नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग अपने रियल मीट पे, जो कि है डिफरेंट अवेलेबल एक्टिवेशन फंक्शंस एंड देयर कंपैरिजन। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि एक्टिवेशन फंक्शन हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने का आउटपुट न्यूरल नेटवर्क का, जैसे कि हमने परसेप्ट्रॉन में भी देखा था। इनपुट्स आए, वेट्स हुए, ऐड हुए, समेशन हुआ, एक्टिवेशन फंक्शन लगा जो वहाँ पे थ्रेशोल्ड था और फिर आउटपुट आ गया। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर अटैच्ड इन ईच न्यूरॉन इन द नेटवर्क एंड डिटरमाइंस कि ये एक्टिवेट होने चाहिए या नहीं। अब जैसे एक्टिवेशन फंक्शन हमारे को बताता है कि वो -1 या 1 में से है, या फिर कहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी 0 से 1 में, या उसकी वैल्यू बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ये चीज़ में हमको ये हेल्प करेगा। अब हम लोगों ने समझा सिग्मॉइड के बारे में, अब उसको रिवाइज भी करते रहेंगे गाइस साथ में। हमने समझा कि फॉर्मूला क्या है, सिग्मॉइड ऑफ x इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर -x, जिसमें सिग्मॉइड रेंज करता है 0 से 1 के बीच में, जो कि प्रोबेबिलिटी के लिए भी तुम्हारे को हेल्प करेगा। एंड x हमारे को रेंज करेगा -∞ से ∞ के बीच में, ऑफ कोर्स। अब इसकी पाइथन इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। numpy इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया प्लॉटिंग के लिए, सीबॉर्न भी उसी चीज़ के लिए, टेंसरफ्लो इंपोर्ट किया जिसकी हमारे को यहाँ पे अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है, और हम लोगों ने x बनाया np.linspace से। बेसिकली वो हमारी x का एक एरे होगा जो कि -10 से 10 के बीच में रेंज करेगा, 100 वैल्यूज़ देगा हमको। ये आप जानते हैं, numpy pandas पढ़ चुके हैं। हमारे पास फिर प्लॉट ग्राफ का फंक्शन आया जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया गाइस, बहुत सिंपली हमने x लिया, हमने y लिया। y हमारा यहाँ पे होगा सिग्मॉइड सिग्मॉइड। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे सिग्मॉइड ऑफ x आएगा, या आपने अल्फ़ा वगैरह बाकी वैल्यूज़ डाली, और यहाँ पे आपने लेबल्स डाले, टाइटल्स डाले, तो ये आपके पास एक ग्राफ प्लॉट हो गया कि किस लेवल का वो ग्राफ होने वाला है, कि उसमें क्या टाइटल होगा, क्या लेबल होगा, क्या फिगर का साइज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी उसमें। अब आपने उसका डेरिवेटिव भी डिफाइन किया। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सिग्मॉइड ऑफ x इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ x, राइट। तो ये आपका वहाँ पे वही चीज़ डिफाइन हुई। एंड बेसिकली हमने टेंसरफ्लो के केरास से एक्टिवेशन फंक्शन लिया सिग्मॉइड का, तो यहाँ से हमने सिग्मॉइड को डिफाइन कर लिया। लेकिन हम इसके अलावा भी बिना टेंसरफ्लो के भी सिग्मॉइड डिफाइन कर सकते थे। तो अभी हम लोगों ने टेंसरफ्लो इसलिए यूज़ किया गाइस, अभी तक हमको टेंसरफ्लो की ज़रूरत नहीं थी, बट अब हम लोगों ने टेंसरफ्लो को यूज़ किया एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करने के लिए। क्या हम लोग बिना इस मेथड के एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड डिफाइन कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक बिल्कुल सिंपलर अप्रोच ली जिससे हमने डायरेक्टली एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड से ही डिफाइन किया, क्योंकि हमको पहले ही उसका फॉर्मूला पता है। तो हमने इसको रन करा एंड हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, एंड प्लॉट करके आप देखेंगे कि आपके पास ये आउटपुट आता है। हम पहले ही जानते हैं 0 से लेके 1 तक रेंज करेगा आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आपका 0 से लेके 0.25 तक रेंज करेगा, क्योंकि आपका क्या है इसका आउटपुट सिग्मॉइड ऑफ x इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ x। तो इसकी आप देखेंगे कि ये 0.25 तक रेंज है इसकी। तो ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। स्मूथनिंग फंक्शन है, थोड़ा स्मूथ कर दिया है इसने। जैसे अगर आप रेलू वगैरह वाले डेरिवेटिव देखेंगे वो इतना स्मूथ नहीं होगा, राइट। हम लोग आउटपुट देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में, जो कि हमको हेल्प भी करता है कि
वो क्या वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन उसको हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं देखेंगे गाइस, वो हमको बताएगा कि क्या एक फायरिंग रेट है न्यूरॉन का, मतलब क्या न्यूरॉन की स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कितना उसको हम लोग फायर कर रहे हैं, कितना रेट से फायर कर रहे हैं, एक ये आपको आउटपुट दे सकता है। जैसे अगर आप 10% पोटेंशियल पे अपनी या 50% पे या 80% पे, ये चीज़ आपको वो बता सकता है। तो ये वाला एरिया आप देखेंगे कि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ेंगे आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आप चलते रहेंगे एंड की तरफ वो आपका एक इनहिबिटरी एरिया बन जाएगा। अब कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब इनपुट स्लाइटली अवे है कोऑर्डिनेट ओरिजिन से तो ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो, जिसमें हम जब पढ़ेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो फिर जब हम लोग वेट्स को अपडेट करेंगे तब हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट सैचुरेशन, ठीक है, या वैनिशिंग ग्रेडियंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जब क्योंकि ग्रेडियंट वैनिश हो जाता है, जीरो के आसपास आ जाता है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग ये चीज़ का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसके एडवांटेजेस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्लोअर है कंप्यूटर्स के लिए, थोड़ा सा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, फंक्शन का आउटपुट सेंटर नहीं होता जीरो के आगे, तो ये चीज़ें मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि एक ये होता है। उसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका स्मूथ ग्रेडियंट प्रिवेंटिंग जंप्स इन आउटपुट एरियाज, बेसिकली आपके पास रेलू जैसा ये बिल्कुल एकदम से थ्रेशोल्ड की तरह चेंज नहीं होगा, ये एक स्मूथ रहेगा। क्लियर प्रेडिक्शंस है 1 और 0 के बीच में, लेकिन ये प्रोन है ग्रेडियंट वैनिशिंग का और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम चलेंगे हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। सिमिलर सा है थोड़ा सा, बेसिकली आपका हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन भी एस शेप्ड कर्व है और सिग्मॉइड भी एस शेप्ड कर्व है। अब अगर लोग tan h की बात करेंगे तो ये हमारे पास सेम चीज़ हमने करी, tan h डिफाइन करा, बस tan h डिफाइन करके हम लोगों ने tan h डिफाइन करा, रिटर्न tf डॉट केरेस एक्टिवेशंस डॉट tan h ऑफ x, हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लॉट किया एंड इसको प्लॉट करके आप देखेंगे कि हमारा रेंज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एंड इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो भी रेंज करेगा 0 से 1 के बीच में। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा स्लोप है, तो आपको कितना ज़्यादा एक परसेंटेज देखने को मिलती है, 4 टाइम्स द स्लोप, 4 टाइम्स द रेंज ऑफ योर tan h का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो tan h इज अ हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन, कर्व्स ऑफ tan h एंड सिग्मॉइड आर रिलेटिवली सिमिलर, बट जो आपका इनपुट है वो when the input is large or small, the output is almost smooth and gradient is small, which is not conducive to weight update। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि आउटपुट जो है इंटरवल का वो -1 से 1 के बीच में है, एंड हमारे पास जो tan h एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें रेंज हमको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। एडवांटेज ओवर द सिग्मॉइड फंक्शन इज दैट इट्स डेरिवेटिव इज मोर स्टीप, विच मीन्स इट कैन गेट मोर वैल्यू, जैसा कि हमने बोला। इट हैज़ वाइडर रेंज फॉर फास्टर लर्निंग एंड ग्रेडिंग, बेसिकली ज़्यादा रेंज है इसकी, जो सेम ही बात है। सेकेंडली ये भी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, सिग्मॉइड फंक्शन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये भी एंड में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम फेस करेगा। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो वैनिशिंग ग्रेडियंट होगा, वेट्स अपडेट करने में मुश्किल होगी क्योंकि ये जीरो-इश वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे भी सिनेरियो था, विच वॉज द केस ओवर हेयर एज वेल, राइट। एक चीज़ इसमें जैसे हम लोगों ने बोली दैट दिस इज, अब एक और फ़र्क देख लीजिए कि ये हमारे पास ज़ीरो के यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये ज़ीरो के जो हमारे पास दिस लाइन एक्स एक्सिस जो है इसके से हमारे पास ये एक मिरर नहीं बनता, तो ये इसका सेंटर पॉइंट नहीं है, लेकिन tan h में वो भी हमारे पास केस सॉल्व होता है, बिकॉज दिस अगेन ज़ीरो इज़ द सेंटर पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे कि एक ये भी बेनिफिट होगा कि ये एक ज़ीरो सेंट्रिक है, जो कि हमारे पास सिग्मॉइड ऑफ x नहीं है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि है रेलू। अब आपको रेलू याद ही होगा, कितना सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन था, मैक्स ऑफ x टू 0। अब रेलू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू x, और इसका x रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी। सिमिलरली पहले हम रेलू को डिफाइन कर लेंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, हम इसमें एक्टिवेशन डाल देंगे, अल्फ़ा जो है, अगर मैं इसमें अल्फ़ा डाल दूंगा तो ये, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में।
और ये हमारे पास हमने रेलू डिफाइन कर लिया जैसा कि हमने देखा था। बाकी चीज़ें हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन में। तो हमने प्लॉट करे ग्राफ्स एंड अब आप देखेंगे कि इसका जो रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली एज वी एक्सपेक्टेड। हमारे पास ये आया रेलू, 0 तक हमारे पास वैल्यू 0 रहेगी रेलू की, लेकिन उसके बाद एक y = x वाली लाइन बनेगी और डेरिवेटिव लेट्स देखने से पहले जज करते हैं, 0 और फिर 1 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या हम सही थे? बिल्कुल सही थे गाइस। -10 से यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन है 0 तक एंड फिर 1 है। तो रेलू फंक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन दैट टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू, नो दैट इट इज नॉट फुली इन इंटरवल डेराइवेबल बट वी कैन टेक सब ग्रेडियंट। बेसिकली हम सब ग्रेडियंट ले सकते हैं कि कहाँ, क्योंकि इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कहीं जगह कुछ जगहों पे पूरी तरीके से हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, जो कि हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। इसको अभी भूल जाइए, डोंट वरी गाइस, ये वाली चीज़ें सारी डिस्कस होंगी। इनको बस जो थॉट्स आते हैं उनको पार्क कर लीजिए अपने माइंड में या नोट्स में। बट ये चीज़ बहुत बेसिक सी है, हम लोग बैकवर्ड प्रोपगेशन में बात करेंगे इसके बारे में। तो ऑल्दो रेलू इज सिंपल, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन रिसेंट डेज। कितना सिंपल है लेकिन इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव देयर इज नो ग्रेडियंट सैचुरेशन प्रॉब्लम। कोई ग्रेडियंट सैचुरेट नहीं हो रहा, हमारे पास ग्रेडियंट बढ़ भी रहा है जैसे जैसे हमारे पास आउटपुट बढ़ रहा है। कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि एक लीनियर रिलेशनशिप है बिफोर एंड आफ्टर 0, दैट इज कंडीशनली लीनियर, वेदर इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इट इज मच फास्टर देन सिग्मॉइड एंड tanh। तो एक फास्टर लर्निंग होती है इसमें। सिग्मॉइड एंड tanh नीड टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन ज़्यादा लग जाती है। e⁻100 करेंगे तो कितना ज़्यादा हो गया वो, राइट। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है कंप्यूटेशनल स्पीड को। डिसएडवांटेज क्या है? जब इनपुट नेगेटिव है रेलू इज कंप्लीटली इनएक्टिव। हमने डेड रेलू की बात करी थी गाइस, वो इसकी बात करेंगे। मीन्स दैट वंस अ नेगेटिव नंबर इज एंटेड रेलू विल डाई इन दिस वे। जो हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारी इन्फॉर्मेशन आगे जा रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पीछे आ रही है तो जो न्यूरॉन्स थे हमारे, न्यूरॉन्स तो डेड हो गए, उसमें 0 आ गया, तो उसका आउटपुट का फायदा ही क्या हुआ। तो it is some areas are sensitive and some are insensitive, but in back propagation process if you enter a negative number the gradient will be completely 0 which has the same problem as the sigmoid and tanh। तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी जब उसने ग्रेडियंट ही 0 कर दिया। ग्रेडियंट अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। बेसिकली जब हम जा रहे हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहे हैं तो अब हम वेट को ऑप्टिमाइज अगर करना चाहते हैं उसके लिए हमको ग्रेडियंट चाहिए कि क्या ऑप्टिमाइज करें, उसको क्या चेंज करें। अगर वो 0 ही होगा तो वो पुराने वाला ही रह जाएगा, तो कुछ लर्निंग ही नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं, बट इन बैक प्रोपगेशन प्रोसेस इफ यू एंटर अ नेगेटिव नंबर द ग्रेडियंट विल बी कंप्लीटली 0 विच हैज द सेम प्रॉब्लम एज द सिग्मॉइड एंड tanh की आपका अपडेशन ऑप्टिमाइजेशन होगा ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इस चीज़ के लिए रेलू हमारे पास इसमें डेड रेलू की प्रॉब्लम है। We can find that output of ReLU function is either 0 or a positive number, which means that ReLU function is not a zero-centric function, of course। अब आते हैं हम लीकी रेलू पे, जो कि अगेन एक आपका पैरामीट्रिक रेलू का एक स्पेशल केस है। अगर ये जो आपका अल्फा है, ये जब अगर लर्नेबल हो, जैसे आपके वेट्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, जब लर्नेबल हो तो ये हमारे पास पूरी तरीके से पैरामीट्रिक रेलू है। जब हमने अल्फा फिक्स कर दिया तब हमारे पास लीकी रेलू हो गया। आप देखेंगे हमारे पास आया लीकी रेलू का, हमने डिफाइन करा अल्फा 0.3 डाल दिया। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका जो लीकी रेलू है वो आपका कुछ ऐसा बना। तो अब जब तक आपका 0 तक नहीं पहुँचे तो ये 0.3x है। तो आप देखेंगे ये 5 के ऊपर 1.5 की वैल्यू, -1.5 की वैल्यू है इसकी। ऐसे ही 10 के ऊपर -0.3 था ना, 0.3 था, तो ये वैल्यू कितनी होगी गाइस, -3, राइट। तो ये -3 की वैल्यू है। -3 से चल के 0 पे गया, ये उसके बाद ये y = x बन गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूंगा तो क्या होगा, 0.3 और फिर 1, 0.3 और फिर 1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया गाइस, क्योंकि 0.3x का आएगा 0.3 एंड इसका क्या आएगा 1। दैट्स इट, जो कि रेलू में था गाइस। तो इसने हमारे डेड रेलू को सॉल्व कर दिया एक तरीके से।
In order to solve the dead ReLU problem, people proposed a set of first half of ReLU 0.01x instead of 0. Another intuitive idea is a parametric based ReLU, जिसमें हम मैक्स ले लेते हैं अल्फा एक्स और एक्स का, फिर अल्फा जो ये अल्फा है दैट कैन बी लर्न फ्रॉम बैकवर्ड प्रोपगेशन. तो ये चीज़ हम लोग बैक प्रोपगेशन जब समझेंगे आप समझेंगे कि ये चीज़ भी कैसे लर्न की जा सकती है. तो ये पैरामीट्रिक ReLU हो जाता है, बट अभी के लिए उसको कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट डेड ReLU एज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू योर ReLU. पैरामीट्रिक ReLU बस एक सिंपल सा ट्वीक है जिसमें हम अल्फा जो हम डाल रहे हैं वो की मॉडल बता देगा कि ये होना चाहिए. तो एडवांटेजेस तो पता ही है, इट हैज़ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ReLU प्लस देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ डेड ReLU. तो आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इन एक्चुअल ऑपरेशन इट हैज़ नॉट बीन फुली प्रूवन दैट डेड ReLU इज ऑलवेज बेटर देन ReLU. एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इसको हम लोग अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं एक्चुअली कि ये हमेशा बेटर रहेगा, बट थ्योरेटिकली दिस कॉन्सेप्ट्स मेक सेंस. अब हम चलते हैं गाइस अपने फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ, जिसके बारे में हमने बोला था कि ये मल्टी क्लास में हमको कैसे हेल्प करेगा. और हम समझते हैं कि ये क्या जब हमारे पास k = 1 है, k = 2 है, क्या सच में सिग्मॉइड की तरह हमारे को रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा. तो हमने जैसे बात करी थी, sigmoid of activation function is e to the power x upon summation of e to the power x ranging from k = 1 to k. So for an arbitrary real vector of length k, softmax can compress into a real vector of length k with a value range between 0 to 1 and the sum of elements in the vector is 1. इसका मतलब है कि अगर जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि अगर हमारे पास लिली रोज एंड ऐसे सारे के सारे फ्लावर्स होंगे तो जो वेक्टर का आउटपुट आएगा उसका सम होगा 1. It has many applications in multi-class classification and neural networks. इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अलावा भी यूज़ किया जा सकता है. ऑफ कोर्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में तो इट इज़ द ब्रेड एंड बटर, बट बाकी जगह भी बहुत काम आते हैं इसके. सॉफ्ट मैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मैक्स फंक्शन. द मैक्स फंक्शन जो होता है क्या करता है, सिर्फ आउटपुट मैक्स देता है. जैसे ReLU में 0 और x, मैक्स 1 देगा वो, या 0 या x. It only outputs the largest value. Softmax ensures that smaller values that have a smaller probability also will not be discarded directly. It is a max that is soft. Basically output ये सब देगा, discard नहीं करेगा. The denominator of the softmax function combines all the factors of the original output value, which means that the different probabilities obtained by softmax function are related to each other. रिलेटेड हैं ईच अदर से. तो अगर मेरे पास लिली की प्रॉबिलिटी 80% हो गई तो मुझे पता लगेगा कि बाकी रिलेटेड है, क्योंकि वो अगर फिर लिली 80% है तो मेरे पास ट्यूलिप 50% नहीं हो सकता. मेरे पास बाकी सबका जो समेशन है वो 20 के नीचे आना चाहिए. तो ये सबका एक समेशन आ जाता है, सबको हम कंसिडर कर चलते हैं. ये है हमारा फ़ायदा सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का. Which means that different probabilities obtained by softmax are related to each other, and in case of binary classification for sigmoid there are, अगर मेरे पास binary classification है guys, पहले तो मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेता हूँ. अगर y = 1 है तो 1/1 + e⁻θ t of x, और ये इसको अगर मैं 1 - py = 1 और x करूँगा तो ये मेरे पास इसी तरीके से आ जाएगा. जब मैं इसको इधर लेकर जाऊँगा तो ऑफकोर्स इनका सम तो यही होगा. फॉर सॉफ्टमैक्स विद k = 2 देर आर, अब बेसिकली जो मैंने वहाँ पे कंसेप्ट समझाया था बिल्कुल सेम है गाइस. यही चीज़ e⁻θ1x, e⁻θ0x प्लस e⁻θ1x. ये होगा यहाँ पे क्या होगा, e⁻θ0, θ0, θ1. ये होगा y = 1 का, y = 0 का. अब 1/1 प्लस अगर मैं e⁻θ1 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ डिवाइड करा, ये डिवाइड करा, ये मेरे पास क्या आ गया गाइस, 1/1 प्लस e⁻θ0 - θ1 × x. θ0 - θ1 को क्या मैं बीटा ले सकता हूँ, नेगेटिव बीटा ले सकता हूँ. θ1 - θ0 को, ये मैंने इसको नेगेटिव बीटा लिए तो ये हो गया 1/1 प्लस e⁻ βx. क्या ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का, हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन का क्या ये फॉर्मूला है, येस और नो गाइस. तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे है ये कि हमने सॉफ्टमैक्स में अगर हमने k = 2 कर देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिस मिनिमम कम वैल्यू है जो k = 2 बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 2 के लिए कर रहा हूँ तो ये बहुत सिंपली डिराइव हो गया. अगर 1 है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही, 1 तो बेसिकली क्या ही होगा. बट अगर मैं बेसिकली 2 क्लासेस के लिए ढूंढ रहा हूँ तो अगर मेरे को 2 क्लासेस चाहिए कि 2 लेट्स से येस और नो है, तो ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको बस उससे डिवाइड करना है एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे उसमें देन यू विल हैव योर
sigmoid activation function. This can be seen as in the case of binary classification, softmax is degraded to sigmoid. तो बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन में सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड बन जाता है. सो ब्यूटिफुल, राइट? द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैन बी देन इम्प्लीमेंटेड थ्रू कोड, एंड कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं इससे, राइट? इंटरेस्टिंग, राइट? तो एडवांटेज ऑफ सॉफ्टमैक्स, the main advantage of softmax is output probabilities range. The range will be 0 to 1 and the sum of all probabilities will be equal to 1. If the softmax function is used for multi-classification problems, it returns the probabilities of each class and the target class having the highest probability. जो target class होगी basically वो बता देगा कि कौन सी class की highest probability है. Disadvantage इसमें same problem होगी आपके sigmoid वाली, जो कि होगा vanishing gradient problem. That exists. तो इससे अब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर मैंने इसको कॉन्स्टेंट्स दिए इतने सारे, तो मैं अगर इसको रन करूंगा सॉफ्टमैक्स को, तो ये मेरे को सम जो देगा इनका, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1. 0.17, 0.17, 0.34 हो रहा है. ये पे हम अगर हम स्क्वायर करेंगे 0.62 हो जाएगा, एंड ऐसे करके ये 0.53 हो जाएगा, और ये ऐसे करके हम करेंगे तो ये 45 और आ जाएगा. तो ये हमारा 1 की तरफ जा रहा है. मैं आपको शो ही कर देता हूँ एक बार इसको. अगर मैं आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल मोस्ट बेसिक में सम करके दिखाऊँ, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल 1 के करीब. 1. दिस इज योर सॉफ्टमैक्स फंक्शन. अब हम लास्ट में बिल्कुल टच करेंगे इस टॉपिक को, जो कि है हार्ड सिग्मॉइड. हमने सॉफ्टमैक्स भी पढ़ लिया, सिग्मॉइड भी पढ़ लिया. मैंने आपको एक बार हार्ड सिग्मॉइड का बिल्कुल एक ब्रीफ रिव्यू दिया था कि क्या होता है हार्ड सिग्मॉइड. हार्ड सिग्मॉइड कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड हमने रूल्स लगा दिए हैं कि अगर -2.5 के नीचे है तो 0 है, अगर 1 के ऊपर है, अगर -2.5 के नीचे तो 0, अगर 2.5 के ऊपर है तो 1 है. लेकिन अगर -2.5 और 2.5 के बीच में है तो हम लोगों ने इसको 0.2x + 0.5 कर दिया है. अगर आप देखेंगे इसको, तो इसको क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी. ये रहा आपका हार्ड सिग्मॉइड को मैंने एक्टिवेट किया. ये मेरे पास x है, -10 से 10 के बीच में रेंज करता है. अब आप देखिए, मैंने हार्ड सिग्मॉइड लगाया तो क्या किया इसने बेसिकली आपके पास एक ये -2.5 तक 0 है, 2.5 के बाद में 1 है. और बेसिकली हमारा जो सिग्मॉइड होता है वो ऐसा होता है ना गाइस, 0 to 1 की तरफ रेंज करता है, एंड ये स्मूथ रहता है. यहाँ पे इसने हार्ड सिग्मॉइड कर दिया. बेसिकली यहाँ से -2.5 से 2.5 के बीच में इसने कहा 0.2 × x, और यहाँ पे इससे यहाँ पर चलेगा 0.5 तक जाएगा, एंड दैट इज़ इट. क्योंकि -2.5 × 0.2 ऐसे करके हमारे पास ऐसा हार्ड सिग्मॉइड बन जाता है. इसका डेरिवेटिव आपके पास वापस से कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपका बीच में यहाँ पे आपकी एक वैल्यू होगी जो कि है 0.2. So a hard sigmoid is a non-smooth function used in place of sigmoid to retain the basic shape of sigmoid rising from 0 to 1 but using simpler functions. तो यहाँ पे ये सिर्फ तब प्रेफर किया जाता है जब आपको सिर्फ स्पीड ज़्यादा चाहिए. तो दिस इज़ नॉट अ गुड फंक्शन. लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते. इट्स नॉट लाइक अ वेरी प्रेफर्ड एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि आप देखिए आपने नॉन लीनियरिटी से हटाई दी. बेसिकली आप तो थोड़े काफ़ी सिंपलर फंक्शन यूज़ कर रहे हो सिग्मॉइड के लिए, ताकि आप टाइम बचाना चाहते हो प्रिसीजन को देके, एक्यूरेसी को कम करके. ये बस एक इंट्रोडक्शन दी थी, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर में थोड़ा सा, राइट? तो अब हम लोग सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं. बट नोट दैट दीज एक्टिवेशन फंक्शंस, ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हर एक का कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ किया जा सकता है. और एक्टिवेशन फंक्शन कुछ भी हो सकता है. आप sin x भी लगा सकते हैं, cos x भी लगा सकते हैं, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन लगा सकते हैं. एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी कुछ में एरर आ जाता है, जो कि जब हम लोग वो चीज़ समझेंगे आगे, जब हम लोग डिफाइन कर नहीं पाएंगे उन एक्टिवेशन फंक्शंस को, क्योंकि उनकी वजह से ओवरफ्लो हो जाएगा एरर को हमारे पास, तो वो भूल जाएं. बट आप अपनी तरफ से भी ये सोचिए कि कितने नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं आपके पास जो कि आप लगा सकते हैं. अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
कि आपका अगर मन करे कि आपको इसमें किसी में sin x लगाना है, आप लगा सकते हैं। आपको पता है उसका डेरिवेटिव कैसा दिखता है, आप देखिए कि वो फंक्शन कैसा दिखता है, वो उसका डेरिवेटिव कैसा दिखता है, एंड क्या ये आपको हेल्प करेगा, क्या आपको सही जगह पे ये रिजल्ट दे पाएगा, आपके पास जैसा डेटा है वो सही दे पाएगा आपको रिजल्ट्स, क्या वो ग्रेडियंट को अपडेट करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी और हम ये समझेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन वाली क्लासेस में। तो देयर इज नो स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स दैट विच वंस आर नॉट वर्किंग एंड विच एक्टिवेशन फंक्शंस आर गुड। all the good and bad must be obtained by experiments। तो हमारे को जैसा हम टास्क कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या वो हमारे को सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं है। तो इस चीज़ से हमको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। देयर इज़ नॉट लाइक कि हाँ मैं यही एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करूँगा ये नहीं करूँगा, हर एक के अपने बेनिफिट्स हैं। तो इनको समझ गए हैं हमारे कि कब क्या यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट मैक्स का कब प्रेफर्ड है, सिग्मॉइड और टैनेज का कब प्रेफर्ड है। टैनेज में स्लोप ज़्यादा आ जाती है, वो ज़ीरो के अगेंस्ट वो है बैलेंस्ड है। हमने रेलू के बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम क्या थी, लीकी रेलू क्या था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी आज। अब इनको हम आगे लेके जाएंगे अगले लेक्चर्स में और समझेंगे कि इन एक्टिवेशन फंक्शंस को समझ के अब हम सारे बेसिक्स समझ गए हैं गाइस। अब हम लोग न्यूरल नेटवर्क कैसे चलता है ना उसके अंदर जाएंगे और जानेंगे इसको बहुत डीप में और इंटरेस्टिंग तरीके में नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। तो आई होप यू गाइज हैव अ गुड डे गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।